नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए तमिलनाडु के मदुरई में सार्वजनिक स्थानों में एंट्री लेने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के एक कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सिकल सेल बीमारी को लेकर सलाह दी है कि उन्हें अबॉर्शन को इस बीमारी का इलाज बता दिया है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने नए बन रहे क्रिकेट स्टेडियम के ग्राउंड को चेक करने के लिए दौड़ लगाई। अपने नेता को दौड़ता देख उत्साह में उनके साथ समर्थकों ने भी रेस लगाई। गोवा के दौरे पर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लोक कलाकारों के साथ डांस कर विवादों में घिर गई हैं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत पत्नी मधुलिका समेत हमसे लोगों से विदा हुए हैं। दोनों विवाह की वेदी से चिता तक साथ रहे। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए तमिलनाडु के मदुरई में सार्वजनिक स्थानों में एंट्री लेने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों में बाजार, स्कूल, थिएटर, प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट, होटल, लॉन्च, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, दुकानें, मंदिर और कॉमर्शियल जगहों पर इसमें शामिल की गई हैं। मदुरई कलेक्ट्रेट डॉक्टर एस अनीश शेखर ने शुक्रवार को दुकानदारों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के तहत कोरोना को संक्रामक रोग घोषित किया गया है। देश में ओमिक्रॉन के मामले 32 हो गए हैं। शुक्रवार को देश में ओमिक्रॉन के 9 नए मामले सामने आए। इनमें 7 महाराष्ट्र के हैं जबकि 2 गुजरात से मिले हैं। महाराष्ट्र में ही 3 साल का बच्चा भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिला है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 नए मामलों में से 3 मुंबई से और 4 पिपरी चिंचवाड़ नगर क्षेत्र से हैं। इसे लेकर राज्य में कुल ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या अब 17 हो गई है। चिंता की बात यह भी है कि कल संक्रमित मिले 7 में से 4 मरीजों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी थी। मुंबई में संक्रमित हुए मरीजों की उम्र 48, 25 और 37 साल है। इन्होंने तंजानिया, यूके और दक्षिण अफ्रीका नैरोबी की यात्रा की थी। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सिकल सेल बीमारी को लेकर सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि अबॉर्शन को इस बीमारी का इलाज बता दिया है। उन्होंने सिकल सेल पीड़ित दंपतियों को बच्चे नहीं पैदा करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि जो लड़का लड़की सिकल सेल बीमारी से ग्रस्त है वे आपस में शादी कतई ना करें, अन्यथा उनकी संतान भी बीमारी लेकर पैदा होगी, उनका जीवन भी कम ही रहेगा। मां के गर्भ के समय ही जांच हो जाए तो उसका यही इलाज है कि मां बाप को समझाकर अबॉर्शन करा दें, बच्चे का जन्म ही नहीं हो। राज्यपाल यहां शुक्रवार को बाल पोषण कर अपनी बात रख रहे थे। प्रशासन अकादमी में हुए कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि सिकल सेल बीमारी बहुत खतरनाक है। हम कॉलेज में जाकर युवाओं को समझाते हैं कि कितनी भी अच्छी लड़की हो, कितना भी पैसे वाला लड़का हो, अगर दोनों को सिकल सेल है तो आपस में शादी मत करना। गुजरात में हम ट्राइबल में बोलते थे कि किसी के पास सिकल सेल वाला येलो कार्ड है तो उससे शादी मत करो। दोनों येलो कार्ड वालों की शादी हुई तो उनसे जो भी बच्चा आएगा वह इस बीमारी से ग्रसित होगा। राज्यपाल ने कहा कि मैंने बीमार बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। मेरे करीबी के 2 बच्चों को मैंने ऐसा होते हुए देखा है। 3 दिन की बुखार में बच्ची चली गई, फिर 14 साल की बच्ची भी चली गई। मैंने उस दौरान ही सिकल सेल को लेकर प्रयास शुरू किया है, इसका कुछ ना कुछ इलाज हो। वहां मंत्री रहने के दौरान इसे लेकर दवा और जांच शुरू की गई थी। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने नए बन रहे क्रिकेट स्टेडियम के ग्राउंड को चेक करने के लिए दौड़ लगाई। अपने नेता को दौड़ता देख उत्साह में उनके साथ समर्थकों ने भी रेस लगाई, लेकिन यहां ज्यादा जोश के चक्कर में कुछ समर्थक धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। इसमें सिंधिया समर्थक और प्रॉपर्टी कारोबारी संजय शर्मा भी रहे। समर्थकों के औंधे मुंह गिरता देख सिंधिया खिलखिलाकर हंसे और रुककर उन्हें उठाने की बजाय दौड़ते हुए आगे निकल गए। यह घटनाक्रम गुरुवार को शंकरपुर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम के निरीक्षण के समय का था।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर आने के साथ ही क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया। यहां अभी तक किए गए कार्यों से वह संतुष्ट नजर आए हैं। सिंधिया ने कहा है कि ग्वालियर हमेशा से तेज टर्फ, विकेट और आउटफील्ड के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ की भी विकेट ऐसी ही है, यहाँ बड़े स्कोर बनेंगे और दर्शक उनका लुत्फ ले सकेंगे। जनवरी 2023 तक यह क्रिकेट स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए तैयार हो जाएगा। ग्वालियर में 4 दिन के दौरे पर आए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो क्रिकेट स्टेडियम मेरे पिताजी का बहुत पुराना सपना था, वो लंबे समय से प्रयासरत रहे, वो सपना अब तेज गति से साकार होता दिख रहा है। स्टेडियम का करीब 45% काम पूरा हो चुका है। 30,000 दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम अगले साल दिसंबर तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। जनवरी 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए पूरी तरीके से तैयार होगा। गोवा के दौरे पर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लोक कलाकारों के साथ डांस कर विवादों में घिर गई हैं। इस डांस का वीडियो सामने आने के बाद प्रियंका गांधी भाजपा नेताओं के साथ साथ आम लोगों के निशाने पर आ गई है। इस वीडियो को साझा करते हुए भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए लिखा कि 26/11 के वक्त राहुल गांधी ने भी देर रात तक पार्टी की थी। भाई की तरह ही प्रियंका गांधी भी उस वक्त गोवा में डांस कर रही थी जब पूरा देश CDS जनरल विपिन रावत के अंतिम संस्कार के कारण शोक में डूबा हुआ था। क्या कोई बात इससे भी ज्यादा शर्मनाक हो सकती है? भाजपा प्रवक्ता शहजाद जय हिंद ने भी प्रियंका गांधी के वीडियो को लेकर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि एक तरफ पूरा देश वीरों को खोने पर शोक मना रहा था, अभी तो CDS विपिन रावत के अंतिम दर्शन के समय पूरे देश की आंखें नम है। दूसरी ओर प्रियंका गांधी हंस रही हैं, नाच रही हैं और जश्न मना रही है। वह इस कार्यक्रम को आगे भी बढ़ा सकती थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। भाजपा के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने लिखा कि राष्ट्रीय क्षति पर जब पूरा देश गमजदा हो, दुखी हो, रो रहा हो, तभी गोवा से आ रही जश्न की ये तस्वीरें दिल को कचोटती हैं, देश और वीर सेना के लिए अपनी भावनाओं पर शक पैदा करती हैं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत पत्नी मधुलिका समेत हम लोगों से विदा हो गए हैं। दोनों विवाह की वेदी से चिता तक साथ रहे। 36 साल पहले दोनों ने अग्नि के 7 फेरे लेकर साथ निभाने का वचन लिया था, जिसे मुखाग्नि तक निभाया गया। दिल्ली के आर्मी कैंट में शुक्रवार को जनरल रावत और उनकी पत्नी की पार्थिव देह को एक चिता पर ही अंतिम विदाई दी गई। दोनों बेटियां कृतिका और तारणी ने एक साथ उन्हें मुखाग्नि दी। जनरल रावत की अंतिम यात्रा भावुक कर देने वाली रही। सेना के किसी सर्वोच्च अफसर की अंतिम यात्रा के लिए शायद ही दिल्ली में कभी ऐसी भीड़ उमड़ी हो। पूरे रास्ते पर लोगों ने फूल बरसाए और शव वाहन के साथ साथ तिरंगा लेकर दौड़े, नारे लगाते रहे। जनरल विपिन रावत अमर रहे का उद्घोष लगातार करते रहे। अंतिम संस्कार के दौरान पूरा आर्मी कैंट भारत माता की जय के नारों के साथ गूंजता रहा। तीनों सेनाध्यक्ष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल रावत को अंतिम श्रद्धांजलि दी। उन्हें 17 तोपों की सलामी भी दी गई और इस दौरान 800 मिलिट्री पर्सनल मौजूद थे। जनरल रावत और उनकी पत्नी की तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। हादसे में कुल 13 लोगों की मौत हुई थी। जनरल रावत और मुद्रिका को मुखाग्नि देने के बाद बेटियां कृतिका और तारणी एक तक चिता को निहार रही थी। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। राजद नेता और बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव की हरियाणा की रहने वाली रेचल के साथ शादी कर सुर्खियों में है। इस शादी से पहले सबसे ज्यादा चर्चा रेचल की क्रिश्चियन होने को लेकर थी, लेकिन अब एक और बात सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बचपन की दोस्त से शादी करने के लिए तेजस्वी को उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मनाना पड़ा। रेचल की शादी से पहले क्रिश्चियन धर्म छोड़कर हिंदू धर्म को कबूल किया। इसके चलते उनका नाम भी बदल गया है। लालू परिवार में शामिल होने से पहले ही वे रेचल से राजेश्वरी यादव हो गई हैं।
हालांकि इस बारे में लालू परिवार के किसी भी सदस्य ने अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। दरअसल लालू और राबड़ी दोनों तेजस्वी की रेचल से शादी को लेकर खुश नहीं थे, दोनों की सहमति नहीं थी। इससे पहले लालू राबड़ी ने सभी बच्चों की शादी यादव जाति में ही की है, लेकिन रेचल यादव जाति की नहीं है, हिंदू धर्म की भी वो नहीं है। इसी को लेकर परिवार में असहमति थी। माना जा रहा है कि इसका गलत राजनीतिक संदेश जाने का डर भी राजद सुप्रीमो को था। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक इन सब कारणों से ही लालू का परिवार में वो शामिल होने के लिए रेचल को हिंदू धर्म कबूल करना पड़ा। वह रेचल से राजेश्वरी यादव हो गई हैं। आरजेडी के सीनियर नेताओं के मुताबिक इससे लालू राबड़ी की नाराजगी कम हुई है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत अंतहीन सफर के लिए जा चुके हैं। शुक्रवार की शाम 4:56 पर जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका को एक ही चिता पर दोनों बेटी कृतिका और तारणी ने एक साथ मुखाग्नि दी। पूरे देश के साथ कश्मीर में भी जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी गई। यहाँ मछाल सेक्टर के पुष्वारी, दवपाल और संतवरी में सीडीएस के लिए इबादत की गई। मस्जिदों में नमाज के लिए पहले 2 मिनट का मौन धारण कर सीडीएस को याद किया गया। इस दौरान मौलवियों ने नमाज पढ़ने आए लोगों को हेलीकॉप्टर क्रैश की दुर्घटना के बारे में भी बताया। तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर की दोपहर करीब 12:08 पर सीडीएस रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। उनमें जनरल रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी थी। उनसे आला विमान में सेना के 12 लोग सवार थे। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी। बुधवार दोपहर ये खबर आती रही कि हादसे में घायल हुए कुछ लोगों को गंभीर हालत में वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया, जहां से करीब 5.5 घंटे तक खबर आती रही कि जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत कुछ अफसर जो है बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं। लेकिन फिर बारी बारी से सभी की मौत की खबर आने लगी। फरीदकोट में हुई श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामले में पंजाब पुलिस की एसआईटी ने डेरे के वाइस चेयरमैन डॉक्टर पीआर नैन से 7.5 घंटे की पूछताछ की। इस दौरान उन्हें 125 सवाल पूछे जाने थे, लेकिन नैन से 75 सवालों के ही जवाब दिए। बाकी के सवालों पर डॉक्टर नैन ने तबीयत ठीक न होने का हवाला दिया। इसके बाद एसआईटी ने बाकी सवालों की लिस्ट डॉक्टर नैन और उनके वकीलों के पैनल को थमा दी, जिसमें से उन्हें 48 घंटे के भीतर इनके जवाब देने के लिए कहा गया। डेरे की चेयरपर्सन विपासना इंशा और एसआईटी को वहां नहीं मिली। एसआईटी के चीफ आईजी एसपीएस परमार ने कहा कि वह इस पूछताछ से संतुष्ट नहीं है। एसआईटी आईजी एसपीएस परमार की अगुवाई में एसएसपी मुखविंदर भुल्लर, डीएसपी लखवीर सिंह और इंस्पेक्टर दलवीर सिंह की टीम में शामिल थे। इससे पहले ही टीम रोहतक की सुनारिया जेल में राम रहीम से भी पूछताछ की जा चुकी है। पंजाब में बेअदबी केस की जांच के लिए 2 एसआईटी, सीबीआई और रणजीत सिंह कमीशन के बाद 5वीं बार यह जांच हो रही है। कुछ दिन पहले एसआईटी ने रोहतक की सुनारिया जेल जाकर बाबा राम रहीम से पूछताछ की थी, जिसमें राम रहीम ने कहा था कि उनका काम सिर्फ सत्संग करना था। डेयरी की कमाई, प्रॉपर्टी से लेकर हर तरह के काम के बारे में डेरा प्रबंधकों को ही पता होगा। एसआईटी यही स्पष्ट करना चाहती थी कि फरीदकोट में हुए बेअदबी केस में डेरा प्रबंधकों की कोई भूमिका तो नहीं है। हालांकि राम रहीम समेत डेरे के तमाम लोग बेअदबी की घटना में हाथ होने से इनकार कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश दौरे से एक दिन पहले शुक्रवार को लखनऊ के कमिश्नर डीके ठाकुर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनके संपर्क में आए लोगों की भी जांच की जा रही है। पीएम मोदी की यात्रा से पहले प्रोटोकॉल के तहत अफसरों का कोरोना टेस्ट किया गया। इसी टेस्ट में कमिश्नर ठाकुर की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को बलरामपुर के दौरे पर आने वाले हैं। वे यहां सरयू नहर परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह परियोजना 1978 में शुरू हुई, लेकिन भूमि अधिग्रहण और धन की कमी के कारण पूरी नहीं हो सकी। योगी आदित्यनाथ ने इसे प्राथमिकता दी और सीएम बनते ही इसे पूरा करने के लिए काम शुरू किया गया। इस परियोजना के तहत घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी नदी को आपस में जोड़ा गया है। इन्हीं नदियों से नहर में पानी आएगा। परियोजना पर कुल 9800 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इससे 6200 गांवों को सरयू नहर से पानी मिलेगा। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज जिलों को इस परियोजना का फायदा होगा। इससे 14 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई भी होगी। साथ ही 29 लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे।
भाजपा 2022 में वेस्ट यूपी फतेह के लिए अब नए चुनावी प्लान के साथ मैदान में उतरेगी। तीनों कृषि कानूनों की वापसी और किसान आंदोलन समाप्ति की घोषणा के बाद वेस्ट यूपी के बदले सियासी समीकरणों को भाजपा अपने पक्ष में करने के लिए जुट गई है। मिशन वेस्ट यूपी के लिए नए प्लान को एग्जीक्यूट करने को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद मेरठ में डेरा डालेंगे। नड्डा शनिवार को सुभारती यूनिवर्सिटी आ रहे हैं। वह यहां भाजपा पश्चिम क्षेत्र के 25,000 बूथ अध्यक्षों के साथ सम्मेलन कर उन्हें चुनावी रणनीति समझाएंगे। माना जा रहा है कि वेस्ट यूपी में घटते जनाधार को दोबारा हासिल करने के लिए पार्टी नया चुनावी एजेंडा तैयार कर चुकी है। बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में जेपी नड्डा के साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव, वेस्ट यूपी प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु सिंह, बीजेपी सह प्रभारी संजय भाटिया, संगठन महामंत्री कर्मवीर और पश्चिम के क्षेत्र अध्यक्ष मोहिन बेनीवाल होंगे। सम्मेलन के लिए सड़क से लेकर सुभारती यूनिवर्सिटी के अंदर के परिसर को प्रचार पोस्टरों और बैनरों से पाट दिया गया है। तो रुक रहा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मेरी टीम तो जीत गई, लेकिन आप सोचिए अगर एक टीम आपके बाप की होती तो हर गली मोहल्ले में चर्चा आपकी होती, लेकिन है नहीं ना ब्रो, तो करनी पड़ेगी। टीम आपके बाप की नहीं, चर्चा आपके बिजनेस और आप। इसीलिए ब्रांड स्पॉट 365 ब्रो, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांडिंग ऐप। ब्रांड स्पॉट 365 देता है हर बिजनेस की प्रमोशनल पोस्ट, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स और वीडियोस। ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 4,999 में। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर ब्रो? डाउनलोड नाउ और शुरू कीजिए आपके बिजनेस का प्रमोशन। ब्रांड स्पॉट 365 आसान है ब्रो। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जांजगीर में आयोजित रोहिणी गौशाला के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर कई संत भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने यहां पहले संतों का आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे मंच पर लगे कुर्सी को छोड़कर जमीन पर ही बैठ गए। सीएम ने यहां निकुंज आश्रम की विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। गौशाला के शुभारंभ के अवसर पर तिरखेड़ी आश्रम के महाराज रामज्ञानी दास और महंत कमल लोचन दास महाराज सहित कई संत पहुंचे हुए थे। शुक्रवार शाम जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम में पहुंचे तो उनके बैठने के लिए मंच पर कुर्सी रखी गई थी। मुख्यमंत्री ने मंच के आसन पर विराजित न होकर संतों के सम्मान में नीचे बैठना उचित समझा। इस पर मौजूद संतों ने मुख्यमंत्री की प्रशंसा भी की। संतों ने कहा कि भारत में परंपरा रही है कि हमेशा से धर्मगुरु ऊपर विराजित होते हैं और राजा उनका सम्मान करते हुए नीचे स्थान ग्रहण करते हैं। मुख्यमंत्री ने यह परंपरा निभाई है, उनकी नम्रता प्रशंसनीय है। संतों ने इस मौके पर मुख्यमंत्री के गोधन न्याय योजना की विशेष तौर पर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि गौ माता के संरक्षण के लिए जो यह कार्य मुख्यमंत्री ने शुरू किया है वह प्रशंसा के योग्य है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी भारतीय परंपरा में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को जीवन का आधार कहा गया है। इसमें सबसे बड़ी कड़ी अर्थ है और गोधन और कृषि तभी सुदृढ़ होंगे जब अर्थ सुदृढ़ होगा। इस दृष्टि से यह गोधन न्याय योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश किसानों के लिए किसानों को लुभाने के लिए तैयार हैं। पीएम शनिवार को प्रदेश के बलरामपुर जिले का दौरा करेंगे और सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिससे 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और क्षेत्र के लगभग 29 लाख किसानों को भी फायदा पहुंचेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी है। पीएमओ ने शुक्रवार को एक बयान में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को बहराइच, श्रावस्ती एवं बलरामपुर से होकर गोरखपुर तक जाने वाली 318 किलोमीटर लंबी एवं करीब 9800 करोड़ रुपए की लागत वाली सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। पूर्ववर्ती सरकारों पर कटाक्ष करते हुए मोदी ने कहा कि परियोजनाओं पर काम 1978 में शुरू हुआ था, इसे कभी पूरा नहीं किया गया और उनकी सरकार ने इसे पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि आपको जानकर हैरानी होगी कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना पर 1978 में काम शुरू हुआ था, लेकिन दशकों तक यह परियोजना
कभी पूरी नहीं हो पाई, खर्च बढ़ गया और लोगों की परेशानी भी बढ़ गई। जो परियोजना 4 दशक से अधूरी थी उसे 4 साल में पूरा किया गया। मोदी ने कहा कि मैं कल 11 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक बहुत ही खास कार्यक्रम सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के उद्घाटन के लिए आऊंगा। यह परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई संबंधी समस्याओं का समाधान करेगी और हमारे मेहनती किसानों की मदद भी करेगी। सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल के दाम में कोई फेरबदल नहीं किया है। आज शनिवार 11 दिसंबर को पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार स्थिर बनी हुई है। IOCL के वेबसाइट के मुताबिक आज राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल का दाम 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर है। वहीं डीजल का दाम 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पर चल रहा है। आपको बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नए जो रेट्स होते हैं वो लागू हो जाते हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में कीमत में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग 2 गुना हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी रणनीतिक के चाणक्य के तौर पर जाने माने गृह मंत्री अमित शाह के बूथ जीतो प्लान के जवाब में समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने भी बूथ फतेह की रणनीति तैयार की है। सपा ने बूथ पर फोकस करके जीत मंत्र का नारा दिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को लखनऊ में पूरे प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र अध्यक्षों, शहर और जिलाध्यक्ष के साथ बूथ मजबूती के टिप्स दिए। दूसरी तरफ मेरठ में 71 विधानसभा क्षेत्रों को साधने के लिए 25,000 बूथ अध्यक्षों से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रूबरू होंगे। भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 के लोकसभा के साथ 2017 के विधानसभा चुनाव में बूथ मजबूत करने की रणनीति को पुख्ता कर फतह करती रही है और अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में भी वह बूथ पर खास जोर दे रही है। बूथ जीतो के प्लान के तहत बीजेपी ने सीनियर नेताओं को भी यूपी के कई हिस्सों में उनको जिम्मेदारी उनकी बांट दी है, जिसमें यूपी वेस्ट का प्रभारी अमित शाह को ही बनाया गया है। उसी के क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को मेरठ आकर वेस्ट यूपी की 71 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन करेंगे। इसमें करीब 25,000 बूथ अध्यक्ष शिरकत करेंगे। शुक्रवार को बीजेपी सीनियर नेताओं ने बूथ सम्मेलन की कामयाबी के लिए रणनीति बनाई और तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया। सिद्धपीठ हथियाराम के पीठाधीश्वर भवानी नंदन यतिराज महाराज की नाराजगी का ही असर है कि शुक्रवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनके मठ पहुंच रहे हैं। पिछली दफा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम अंतिम समय में रद्द हो गया था, जिसको लेकर हथियाराम के पीठाधीश्वर ने नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि शुक्रवार को उनके मठ में जाकर वह अपनी इस गलती को सुधारेंगे। इसके अलावा केशव मौर्य मठ में देवी बुढ़िया माई का भी दर्शन पूजन करेंगे और पीठाधीश्वर भवानी नंदन यति जी महाराज का आशीर्वाद लेंगे। जखनिया तहसील मुख्यालय के आसपास के अलीपुर मदरा स्थित मैदान में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए डिप्टी सीएम वहां जाएंगे। आयोजित समारोह में जखनिया, सैदपुर और सदर विधानसभा क्षेत्र में नवनिर्मित सड़कों का लोकार्पण करेंगे, फिर जनसभा को संबोधित करेंगे। राजनीति के जानकारों की माने तो सड़क के लोकार्पण का कार्यक्रम तो महज सरकारी दौरा बनाने के लिए तय हुआ है। असली मकसद उप मुख्यमंत्री का हथियाराम के पीठाधीश्वर भवानी नंदन यतिराज महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर उनके गुस्से को शांत करना है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को मठ प्रबंध ने दशहरा पर्व पर होने वाले पूजन कार्यक्रम में 15 अक्टूबर को मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। उनके आगमन को लेकर मठ परिसर में भव्य तैयारी भी की गई थी, लेकिन ऐन मौके पर उप मुख्यमंत्री ने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।